वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वह आरटी एक्ट 2009 से संबंधित होने वाला है और इससे पहले हमने आरटी एक्ट के 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट किया था। आज ये हमारा तीसरा पार्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है क्योंकि इस पार्ट से मान के चलिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करने लेते हैं आरटी एक्ट में अध्याय की, और इसमें हमने देखा था प्रारंभ में कि 7 अध्याय हैं और 7 अध्याय के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं पूर्व में वीडियो। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक भी डाल दी है याद करने की, यदि आपने नहीं देखी है तो उसे एक बार जरूर विजिट जरूर करें। सबसे पहले हमने अध्याय 1 इसको हमने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 2 में, जिसमें प्रारंभिक परिचय और धारा 1 और 2 से संबंधित थी। और दूसरा अध्याय है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें धारा 3 से 5 तक की चीजें थी। और धारा 3 और इसमें धारा 3 में क्या है, केंद्र राज्य स्थानीय सरकार अभिभावक के दायित्व क्या क्या है, धारा 6 से 12-11, और इसको हमने पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो हमारा सेशन है वो पूरे अध्याय 4 से संबंधित होने वाला है, क्योंकि अध्याय 4 आपके लिए एक अध्यापक बनने वाले हो तो आपको भी इसकी जानकारी होना संभावित है और जानकारी होना जरूरी है। और साथ ही इससे यहाँ पर यदि आपका सीधा ये जो टॉपिक है आपके एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो यहाँ से निश्चित तौर पर मान के चलिए एग्जामिनर प्रश्न बनाने की संभावनाएं 100% है। तो आज का जो सेशन है हम इसमें पूरा इस अध्याय को पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे और साथ ही देखेंगे इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक, यहीं पर आपको याद करने की प्रयास करना है। और धारा 12 से लगाकर 28 तक इसमें है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा अध्याय 5, 6, 7 इन तीनों को सम्मिलित करते हुए उसे हम समाप्त कर देंगे। और इसके बाद हम इससे संबंधित एमसीक्यू जो एग्जाम में अभी तक फर्स्ट ग्रेड से लगाकर जितने भी टीचर जो वैकेंसी में आए हुए एग्जाम में उनको हम एमसीक्यू प्लस आने की संभावनाएं वाले क्वेश्चंस को डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस अध्याय 4 का चैप्टर क्लोज कर ही देते हैं। विद्यालय और शिक्षक दोनों के कर्तव्यों की बात हम इस अध्याय में करेंगे। शिक्षकों के कर्तव्य की बात कौन करता है, अध्याय 4 करता है। और इसमें सबसे पहली धारा आ जाएगी धारा 12। और धारा 12 क्या कहती है, सबसे पहले यदि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दिखा दूं, ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं और सरकार कहती है मेरे अगर इन छोटे बच्चों को आपने यदि 25% सीटों पर यदि एडमिशन नहीं दिया तो मैं आप लोगों की 12 बजा दूंगी। क्या बजा दूंगी? 12। सरकार ये कहती है। तो धारा वास्तव में तो ये सिर्फ याद रखने की है, ऐसा नहीं कि किसी की 12 बजेगी, लेकिन आपको ध्यान में रखना है धारा 12 क्या कहती है, छोटे बच्चों के 25% आरक्षण, यानी एक निजी जो भी शिक्षण है संस्थान है निजी, और उनमें कितने प्रतिशत आरक्षित रहेगी सीटें, 25%। तो आपको ध्यान में रखना। और जो अभिभावक की वार्षिक आय कितनी है, 2 लाख। तो धारा 12 क्या कहती है, 25% सीटों के बारे में बात करती है। अब बात करें नेक्स्ट धारा 13। और एडमिशन तो हो गए 25% सीटों पर, और साथ ही धारा 13 क्या कहती है, तुम उनसे एक 13 रुपए भी नहीं ले सकते। सरकार क्या कहेगी, मेरे इन 25% सीटों पर जिस बच्चों को आपने एडमिशन किए उनसे आप कितने रुपए भी नहीं ले सकते, 13 रुपए भी आप उनसे मांग नहीं सकते। तो धारा 13 क्या कहती है, प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का शुल्क या प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। धारा 12 क्या कह रही है, 25% सीटों पर आरक्षण किसका, जो बच्चे वंचित है, निर्धन है, एक पूरा जो एरिया है और जिसमें 2 लाख तक की सीमा दी रखी है। और धारा नो फीस एडमिशन, यानी एडमिशन के समय ऐसा नहीं कि आप उनसे पैसे लो, क्योंकि बात यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की हो रही है तो पैसे लेने की तो सवाल ही नहीं आता। और धारा 14, और 14 ऐसा होता है जब भी हम एडमिशन करवाने जाते हैं तो एक लंबी लिस्ट हमें दे दी जाती है, यानी आपको ध्यान में रखना है आप एडमिशन करवाने गए 14 प्रकार के टीचर ने आपको मांग लिए हैं डॉक्यूमेंट, और इसमें से यदि सरकार क्या कहती है, यदि एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है बच्चे के पास फिर भी आपको क्या करना है, एडमिशन करना है। आप एडमिशन से उसको रोक नहीं सकते। तो धारा 14 क्या कहती है, दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। तो आपको तीनों धारा यहाँ पर कंप्लीट याद हुई। धारा 12 25% सीटों पर निर्धन वर्ग के उन बच्चों को आरक्षित करना है। 13 किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेना आपको। 14 दस्तावेज के अभाव में आप एडमिशन को के लिए मना नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको तीनों धाराएं कंप्लीट याद हो गई होगी उम्मीद है। तो हमारा जो सेशन है नया हमेशा शुरू होता है अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 3 और 3 6 मंथ के, यानी कि 30 सितंबर राजस्थान सरकार द्वारा ये एक फिक्स डेट कर दी गई कि इस तारीख तक तो आपको एडमिशन लेना ही है। लेकिन साथ में ये लाइन और लिख दी कि वर्ष में किसी भी दौरान यदि बालक शिक्षा से जुड़ना चाहता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी समय प्रवेश ले सकता है। 15, अब इसको याद करने का तरीका, जब आप विद्यालय में सेलेक्ट होके जाओगे एग्जाम में
तो आपको एक फिक्स दे दिया जाएगा कि आपको इतने बच्चों को विद्यालय में जोड़ना है। वैसे तो माना जाता है कि एक अध्यापक को 5 जोड़ना छात्रों को है, लेकिन आप क्या करोगे, धारा 15 को याद करने के लिए 15 छात्रों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करोगे। कितने बच्चों को? 15। तो आपको ये धारा 15 भी याद रह जाएगी और मोस्टली 15 बच्चों को आपको जोड़ना ही है। ठीक है, ये कोई धारा 15 में नहीं लिखा हुआ है कि 15 बच्चों को जोड़ना है, आपको सिर्फ याद रखने के लिए कि धारा 15 में जोड़ना मतलब एडमिशन, और एडमिशन मतलब 30 सितंबर, और 30 सितंबर का मतलब वर्ष भर तक। इसका बात को ध्यान में रखें। धारा 15 क्या है? एडमिशन से संबंधित है। अब हम बात करें धारा 16 की। धारा 16 लेके तो विषय, धारा 16 एक एजुकेशन के स्तर को बिल्कुल डाउन तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए तो फायदा ही है, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पे एक वर्ड है प्रारंभिक शिक्षा, और प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1 से 8वीं तक किसी भी बच्चे को क्या नहीं करना है? फेल नहीं करना है। क्या नहीं करना है? फेल नहीं करना है। तो आपको ध्यान में रखना, धारा 16 क्या कहती है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर बालक को किसी भी स्तर पर रोक नहीं सकते। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। धारा 16 में क्या है कि बच्चों को फेल नहीं करना है, और ताकि बच्चा रिपोर्ट कार्ड देके ऐसे चकराए नहीं। धारा 16 मतलब फेल नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करें धारा 17, और 17 तो मेरे हिसाब से आप सभी को याद होगी। 17 मतलब खतरा, और खतरा क्या है? किसी भी बालक को शारीरिक मानसिक शोषण नहीं किया जा सकता है। तो बालक के ऊपर हाथ उठाना हो गया, उसे प्रताड़ित करना हो गया, इस प्रकार की जो क्रियाएं हमारे साथ होती थी विद्यालय में, जैसे हम टीचर्स को लेकर हम हमेशा भाग लिया करते थे, वह क्रिया अब धारा 17 आपके लिए क्या बना सकती है? खतरा बना सकती है। तो ध्यान रखना है, 17 मतलब खतरा। ये देखो, इस तरह की पिटाई विद्यालय में की जाती थी पहले, और उस समय पढ़ाई का स्तर भी वैसे बेहतर था। वर्तमान में टीचर उल्टा हो गया है, पहले बच्चे टीचर से डरते थे, अब उल्टा हो गया है। ये बात मैं नहीं बोलूंगी, आप खुद ही समझ लें। नेक्स्ट बात करें हम धारा 18 की, और धारा 18 में क्या है? 18 से आपको ध्यान में रखना है खटारा। क्या याद रखना है? खटारा, यानी कि खटारा विद्यालय को चलाने की अनुमति सरकार नहीं देगी। क्या करेगी? ठठारा स्कूल से, 18 मतलब ठठारा, यानी ठठारा जो भी विद्यालय है उनको चलाने की अनुमति सरकार नहीं देगी। यहाँ पे ठठारा से आपको क्या लेना है? विद्यालय में कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे पुस्तकालय हो गया, बच्चों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्थाएं हो गई, पुस्तकालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, वो सभी जो मानक सरकार ने तय किए हैं एक विद्यालय के लिए, यदि वो उन मानकों को पूर्ण करेगी तभी क्या देगी सरकार? अनुमति। आपको ध्यान में रखना 18 ठठारा, तो ठठारा विद्यालय नहीं चलेगी। तो 18 से आपको क्या याद रखना है? धारा 18 क्या कहती है? मानकों की अनुमति की देगी बात। अब बात करें धारा 19, और धारा 19 क्या कहेगी? जो भी धारा 18 में मानक तय किए हैं सरकार ने, कौन कौन से मानक, जैसे पुस्तकालय हो गया, वो सारी जो बात हमने भी की है, अगर उनको यदि पूर्ण नहीं करती है कोई भी विद्यालय, तो सरकार द्वारा क्या कर दिया जाएगा? विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? मान्यता रद्द कर दी जाएगी। 19 में हमने देख लिया। अब हम बात करें नेक्स्ट धारा 20 की, और धारा 20 क्या कहती है? समुचित सरकार का यह अधिकार है कि कई मांगों को परिवर्तित कर सकती है। मांगों नहीं, यहाँ पर मानक है। क्या है यहाँ पर? मिस हो गया है, मानक, यानी कि जो एक यहाँ पर एक बार हम फिर से डिटेल देख देखते हैं। 18, 19 और 20, इन तीनों को एक साथ याद करना। 18 वह मानक जो सरकार तय करेगी, उन्हीं को क्या मिलेगी? मान्यता। और 19 क्या कहती है? 18 में जो धारा 18 में जो मानक है, उनको यदि कोई विद्यालय पूर्ण नहीं करता है तो विद्यालय हो जाएगा आपका बंद, यानी कि रद्द कर देगी। और 20 समय परिस्थिति के अनुसार विद्यालय मानक को चेंज कर सकती है। तो धारा 20 क्या है? अपने पास एक परिवर्तन करने का अधिकार कौन रखती है? गवर्नमेंट रखती है। जैसे कि प्रारंभ में कंप्यूटर की व्यवस्था पर जोर नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो युग है डिजिटल युग, यानी कि शिक्षा का जो पूरा स्माइल योजना हो गई, वो वर्तमान में जो कोरोना की स्थिति में आपको पता है ये शिक्षा कितनी प्रभावित हुई है, ऐसे मानकों को भी चेंज कर सकती है। जैसे कोई भी चीज हुआ परिस्थिति के अनुसार वह चेंजेबल हो सकता है, उसका अधिकार किसके पास है? सरकार के पास है। धारा 20, 18, 19, 20 आपको साथ में याद रखने, रिलेट करते हुए यदि आप रखोगे याद, तो निश्चित तौर पर आपको याद होंगे। और ये याद रखो, ठप्पा कौन लगाएगा? मुख्य रूप से सरकार ही। कुल मिला के पावर सरकार के पास ही रहेगी। और धारा 21, और धारा 21 आप स्टार लगा के यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं है, क्योंकि ये 21 संबंधित है विद्यालय प्रबंधन समिति से। और विद्यालय प्रबंधन समिति से तात्पर्य आपको क्या लेना है? विद्यालय प्रबंधन समिति 21, यानी कोई मीटिंग हुई, उसमें कितने पैसे इकट्ठे हुए? 21 रुपए। कितने इकट्ठे हुए?
₹21 पैसे इकट्ठे होते हैं। और आपको ध्यान में रखना है वह समिति कौन सी थी, विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति धारा किस में है, 21 में। और यह समिति क्या करती है, विद्यालय के विकास के लिए निर्णय लेती है, विद्यालय प्रबंधन समिति। तो साथ ही आपको ध्यान रखना है। और इसके नियंत्रण हेतु इसमें जो संबोधित करता है, कौन करता है, अभिभावक। साथ ही आप हम यहाँ पे एक बात करते हैं, यहाँ पर एक विद्यालय प्रबंधन समिति की जो मुख्य रूप से चीजें हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें सदस्यों की संख्या मान लीजिए आप 16 है, मान लीजिए 16 ही है। विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य कितने होंगे, 16, जिसमें 12 तो हो जाएंगे हमारे अभिभावक। कितने हो जाएंगे, 12 हो गए अभिभावक। अब कितने बचे, 4 बचे। और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब बात करें 12 तो हो गए अभिभावक, एक हो जाएगा इसमें सचिव, दूसरा हो जाएगा कोई भी छात्र, तीसरा हो जाएगा एक शिक्षक, और चौथा हो जाएगा कोई भी एक जनप्रतिनिधि। कौन हो जाएगा, जनप्रतिनिधि। ये पूरी व्यवस्था होती है विद्यालय में। एक 16 मेंबर यानी 16 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है, जिसे कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए गठित की जाती है। जैसे कार्यकाल होता है तो इसका कार्यकाल आपको याद रखना है 2 वर्ष। और इसमें कितने हैं, 16, जिसमें से 12 कौन हो गए अभिभावक, और 4 कौन बचा, सचिव। और सचिव कौन होगा, जो भी शाला का प्रधान, यानी कि विद्यालय का जो भी प्रधानाध्यापक हो गया, जिसने भी चार्ज ले रखा है या कोई भी हुआ, विद्यालय का जो प्रधान है वह कौन होगा, सचिव। छात्र, विद्यालय का छात्र। शिक्षक, उस विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक। और जनप्रतिनिधि से तात्पर्य क्या है, उस विद्यालय में वार्ड पंच हो गया, उस वार्ड का वार्ड पंच, सरपंच हो गया, यानी जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने चुना है, उससे संबंधित कोई भी एक व्यक्ति उस समिति का में समाहित होगा। और साथ में एक मोस्ट बात, महिलाओं को नहीं भूलना है, क्योंकि महिलाएं कहाँ पर 50% यहाँ पर भागीदारी सुनिश्चित करनी है। यहाँ पर जो होगी 50% कौन होगी, महिलाएं। ये समिति जो गठित की जाएगी उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा विद्यालय प्रबंधन समिति। तो 21 में क्या है, विद्यालय प्रबंधन समिति, और इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करें धारा 22, और धारा 22 किससे संबंधित है, वार्षिक योजना से। किससे संबंधित है, वार्षिक योजना से। और वार्षिक योजना किसकी, देखो, शाला प्रधान द्वारा सत्र प्रारंभ करने से पूर्व अपने प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के सुधार करने हेतु अल्पकालीन, आपको कुल मिला के ये वर्ड याद रखना है, वार्षिक विकास योजना। यानी कि पूरे वर्ष में उस विद्यालय के विकास के लिए एक योजना बनाई जाएगी। वो किसके द्वारा बनाई जाएगी, सचिव, यानी सचिव मतलब शाला का प्रधान, उसके द्वारा बनाई जाएगी। और संस्थागत नियोजन होंगे उसमें। तो धारा 22 आपको ध्यान में रखनी है, ₹21 का प्रसाद, ₹22 की योजना। अब बात करें धारा 23, और धारा 23 क्या संबंधित है, शिक्षक की योग्यता अयोग्यता। तो 23 शिक्षक की क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि शिक्षक के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, रीट क्वालिफाई होना चाहिए। अब तो यदि 3rd ग्रेड का अप्लाई कर रहे हो, ये जो भी इसमें जो सरकार तय करती है मानक, यानी शिक्षक की क्या क्या योग्यताएं होती है, वो कहाँ लिखी हुई है, धारा 23 में। और धारा 24 किससे संबंधित है, जो 24 सबसे महत्वपूर्ण है। 24 जैसे शादी ब्याह के समय हम 36 गुण मिलाते हैं, कितने गुण मिलाते हैं, 36 गुण देखते हैं लड़के और लड़की के। यहाँ पर शिक्षक के कितने गुण देख रहे हैं आपको, 24। तो कितने गुण होने चाहिए, आदर्श, यानी धारा 24 क्या कहती है, यहाँ पर गुण नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कहा मिलाने लग जाओ, मेरे में है नहीं है, शिक्षक में ये वाला गुण है नहीं, मैडम में ये है नहीं, ऐसा नहीं है। आपको याद करने के लिए मैं कह रही हूँ, धारा 24 क्या है, मतलब 24 प्रकार के गुण, किस प्रकार का, यानी नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। तो यहाँ ये धारा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, आपको पता है जो छात्र है वह अपने घर के बाद जो अपने दिन का जो दिनचर्या का सबसे ज्यादा समय है वह कहाँ पर बिताता है, विद्यालय में। और विद्यालय में कौन है, हम जैसे आप हो, हम हो, सब कैसे हैं, शिक्षक। और शिक्षक यदि चरित्रवान है, आदर्शवान है, तो उसी को देखकर वह बालक अपने जीवन में उतारता है, यानी रोल मॉडल। तो शिक्षक को अपना आदर्श व नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। मॉडलिंग थ्योरी क्या कहती है, बालक देखकर सीखता है, और बालक क्या देख रहा है, शिक्षक का आचरण देख रहा है। तो फिर धारा 24 यानी 24 गुण होने चाहिए आपको, बस इतना याद रखो। साथ में अपने आप को चरित्रवान और नैतिक आदर्श ऐसा प्रस्तुत करने की प्रयास करें और बेहतर बनाए अपने जीवन को। अब बात करें हम धारा 25। 25 अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25 अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25 अरे यार 25 धारा 25 किसकी बात करती है, छात्र व शिक्षक के अनुपात में।
अनुपात की बात करती है। और अनुपात में सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक स्तर की, और प्राथमिक स्तर में 30 छात्रों पर एक अध्यापक, यदि 200 से छात्र संख्या यदि किसी विद्यालय में बढ़ जाती है तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 40 से 1। और इसमें कार्य दिवस आपको ध्यान में रखना है, पिछली रीट में ये कार्य दिवस डायरेक्टली पूछ लिए थे, आपको ध्यान में रखना प्राथमिक स्तर पर जो कार्य दिवस होंगे वो होंगे 200 दिन, और कार्य घंटे यानी कितने हो जाएंगे, 800। और यही बात अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की करें तो यहाँ पर अनुपात 35:1 है, यानी 35 छात्र होंगे तो उस पर एक शिक्षक कार्यरत होगा। और कार्य दिवस यानी प्राथमिक से 20 घंटे 20 दिन ज्यादा, क्योंकि क्लास बड़ी है, आपको ध्यान में रखना 20 ज्यादा किसके होंगे, उच्च प्राथमिक स्तर के। और शैक्षणिक घंटे 200 घंटे इससे प्लस होंगे, यानी कि 1000 घंटे। कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली आंकड़ा पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है, सप्ताह के कितने घंटे हैं, तो 45 घंटे। यहाँ पे कोई प्राथमिक उच्च प्राथमिक नहीं देखिए, ऐसा जो अनुसूची जारी हुई थी उसमें लिख रखा था पूरा, तो ये डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। अब बात करें हम धारा 26, और 26 क्या कहती है, किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए। अभी जो वर्तमान में विद्या संबल योजना चल रही है, इसे पूरे शिक्षकों की जो कमी थी वह निश्चित तौर पर पूरी हो जाएगी, और बेहतर भी है, साथ साथ एक तैयारी भी कर दोगे, और उस तैयारी के साथ साथ यदि आपको रोजगार भी मिल रहा है तो बुरा नहीं है किसी भी चीज़ को। तो धारा 26 आपको ध्यान में रखना है, विद्यालय में 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में कहीं कहीं स्थितियाँ ऐसी है, एक शिक्षक भी पूरा विद्यालय संभाल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियाँ न हो। फिर भी धारा 26 आपको याद रखनी है कि क्या है, 10% सीटें भी खाली नहीं हो सकती, तो और ये खाली नहीं होने देगा कौन, 26। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात करें धारा 27, और धारा 27 क्या कहती है, आजकल देखा होगा टीचर को कुछ भी काम दे दिया जाता है, लेकिन आरटी एक्ट में लिखा हुआ है केवल 3 काम, कौन सा, जनगणना, निर्वाचन और राष्ट्रीय आपदा। अभी देखा होगा कोरोना वॉरियर्स में टीचर्स ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बेहतर कार्य किया है कोरोना के काल के दौरान। तो इनका जो कार्य है, एक राष्ट्रीय आपदा के समय भी इन्होंने अपना सहयोग दिया। निर्वाचन में आपने देखा होगा बीएलओ की, यदि आप वोट देने जाते हो तो वहाँ पे शिक्षक आपको निश्चित तौर पे मिल जाते हैं। और जनगणना के लिए पूछने अधिकतर आते हैं, आपके घर में कितने बच्चे हैं, क्या है। तो ये तीनों जो कार्य है, इनके अलावा शिक्षक को तीसरा कोई कार्य यानी कि चौथा कोई भी कार्य नहीं लगाया जा सकता। ये धारा कौन कहती है, धारा 27। अब बात करें 28 की, और शिक्षक को निजी अथवा ट्यूशन नहीं करवा सकता। धारा 28 यानी आपको याद रखना है, एक टीचर, यदि सरकारी आप टीचर बन जाते हो तो आप 28 रुपए भी ज्यादा किसी को निजी शिक्षण या ट्यूशन कर नहीं करवा सकते। केवल आप क्या दे सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं कहीं पर भी, यानी कि निजी कार्य के लिए आप निजी कार्य ट्यूशन नहीं करवा सकते, 28 रुपए भी नहीं कमा सकते। और धारा 29, अब बात करें धारा 29 किससे संबंधित है, तो 29 है हमारी पाठ्यक्रम से संबंधित, आपको ध्यान में रखनी है 29। और पाठ्यक्रम में यदि कहती है सरकार, यदि कोई परिवर्तन या तो परिवर्तन नहीं करेगा, प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको सबसे पहले तो चेंज नहीं करता है। यदि किसी कारणवश ये हमें चेंज करना पड़ा तो उसे समाचार पत्रों में अधिसूचित करना होगा, ये कहती है धारा 29। अब इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है, पाठ्य निर्माणकर्ताओं के कर्तव्य दायित्व का उल्लेख किया जाएगा। जो भी पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे, उनका उल्लेख भी करना जरूरी है। नेक्स्ट बात करें हम धारा 29 में ही एक पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाएगा वह सर्वधर्म की बात करेगा। उसमें किसी समाज, जाति या किसी से संबंधित वस्तु, विषय वस्तु से संबंधित नहीं होगी। तो 29 धारा क्या है, सबसे पहले तो इसमें पाठ्यक्रम में कोई चेंज नहीं करेगा, करते हैं तो समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। और पाठ्यक्रम में कर्तव्य दायित्व का उल्लेख होगा, और किसी भी धर्म से संबंधित पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और धारा 30 संबंधित है हमारी किससे, प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले प्रारंभ में देखा था कि बोर्ड होता था, बोर्ड का डर इतना होता ही था कि कुछ भी, यदि हमने थोड़ी देर टीवी भी देख ली तो मम्मी आके कहती थी बोर्ड का एग्जाम है। वो डर निकालने के लिए धारा 30 याद रखनी है। और धारा 30 क्या कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में, यानी कि पहली से 8वीं तक किसी भी प्रकार का बोर्ड का आयोजन नहीं किया जाएगा। और जो 8वीं कक्षा है वह केवल प्रमाण पत्र जारी परीक्षा होगी, यानी एक प्रमाण पत्र होगा कि बोर्ड है लेकिन बोर्ड नहीं है, यानी कि प्रमाण पत्र तो है बोर्ड का लेकिन वह बोर्ड नहीं है। धारा 30 ये कहती है। तो आज का जो हमारा सेशन है वह कैसा लगा आपको कमेंट जरूर कीजिएगा।
उससे पहले हम एक बार यहाँ से एक बार रिपीट कर लेते हैं। धारा 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी सारी धाराओं को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। धारा 12 क्या कहती है? 25% आरक्षण से संबंधित है। धारा 13 यानी कि नो फीस, किसी भी प्रकार की आपको फीस नहीं लेनी है। 14 डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट के अभाव में आप एडमिशन नहीं रोक सकते। धारा 15 क्या कहती है? एडमिशन यानी 15 बच्चों को आपको एडमिशन दिलवाना है, यानी 30 सितंबर एडमिशन दिलाना है आपको विद्यालय में 15। और 16 क्या कहती है? यानी कि किसी भी प्रकार से आपको बच्चों को फेल नहीं करना है, पहली से 8वीं तक। और 17 तो खतरा आपको पता ही है। अब बात करें 18, 19, 20। 18, 19 और 20। 18 क्या है? ठठारा विद्यालय यानी कि विद्यालय, अच्छे विद्यालय या मानक अनुमति कौन देगी? सरकार। यानी कोई भी विद्यालय बनाने से पहले उसको अनुमति लेनी होगी सरकार से। यदि उन मानकों को पूर्ण करता है तो ठीक, नहीं करता है तो उसको कर देगी रद्द। और चेंज करने का अधिकार भी किसके पास है? सरकार के पास है। धारा 20 क्या है? सरकार चेंज कर सकती है। अब बात करें 21, 22, 23, 24 और 25। धारा 21 रुपए का क्या है? प्रसाद मीटिंग में, तो आपको ध्यान में रखना विद्यालय प्रबंध समिति, एसएमसी, इंग्लिश में क्या है? एसएमसी। और 22 क्या है? वार्षिक योजना। क्या है? विद्यालय द्वारा वार्षिक योजना करनी है। 23 क्या है? शिक्षक की क्या योग्यता हो गई? शिक्षक की योग्यता क्या है और निर्योग्यता क्या है, वो डिफाइन है धारा 23 में। और धारा 24 किससे संबंधित है? 24 प्रकार के गुण यानी चरित्र वाला हो गया, कैसा अध्यापक है उसकी। और 25 मतलब छात्र शिक्षक का क्या अनुपात है, उसकी बात करते हैं धारा 25 में। और अब बात करें 26, 27, 28, 29 और 30। 26 में क्या है? 10% सीटें भी यहाँ पर खाली नहीं रह सकती। और 27 में क्या है? धारा 27 क्या कहती है? धारा 27 कहती है कि शिक्षक को कौन से 3 कार्य मैंने बताए थे? जनगणना, निर्वाचन और राष्ट्रीय आपदाओं के अलावा किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगाया जा सकता। और 28 यानी 28 रुपए भी आप कमा नहीं सकते, यानी कि निजी या फिर कोई भी ट्यूशन नहीं कर सकते। और 29 किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम से संबंधित है। मैंने बात कर ली थी पाठ्यक्रम के, तीनों पॉइंट हमने देख लिए हैं। और धारा 30 क्या कहती है? धारा 30 कहती है बोर्ड का एग्जाम आपको नहीं लेना है। और 8वीं जो बोर्ड है वो सिर्फ प्रमाण पत्र है। तो यहाँ तक का जो आपका कॉन्सेप्ट है धाराओं को लेकर, हमने 12 से लगाकर 30 तक की अध्याय 4 का पूरा कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए यस जरूर लिखिए। क्या लिखिए? यस। और आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आप गूगल पे जाकर visnati.com सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं।